नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए, कई बार आपसे तिथि भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है और कई बार आपको सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए तिथि भी याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न पूछे गए। जैसे आपसे पूछा गया कि साबरमती से जो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, तो उस समय अनुयायियों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। पूछा जाता है कि इस दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय की गई, तो आपका जवाब होगा 241 मील। कितनी? 241 मील। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो दांडी यात्रा थी, ये टोटल कितने दिनों की यात्रा रही, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो आपका जवाब होगा ये टोटल 24 दिनों की यात्रा थी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि साबरमती कहां से है, तो याद रखिएगा साबरमती अहमदाबाद में। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। अब जरा इसके सीक्वेंस को समझिए कि जब दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती से प्रारंभ की, तो उसके बाद ये दांडी यात्रा पहुंची 5 अप्रैल 1930 को। और 5 अप्रैल के बाद अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्लियर है? तो इस प्रकार याद रखेंगे कि दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। या आप इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। क्लियर है? अब देखिए, यहां से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार मिला कांग्रेस कमेटी को। तो याद रखेंगे, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन से। कब के? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार मिला। क्लियर? यहां पर एक प्रश्न और पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा गया कि जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, इसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान से किसने की थी। तो याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी की ये जो दांडी यात्रा है, ये नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान की तरह है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया। देखिए, इस प्रश्न को अगर आपने थोड़ा सा जल्दीबाजी में पढ़ा तो यह प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और यहां पर देखा प्रारंभ किया, तो तुरंत आप विकल्प डी को टिक कर देंगे, 6 अप्रैल 1930 को। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में, यानी उसके पार्ट के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया। तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो इस समय वायसराय कौन था, तो याद रखेंगे इस समय वायसराय इरविन था। कौन था? इरविन। अगर हम इरविन का कार्यकाल देखें तो ये 1926 से लेकर 1931 तक का था। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलिए, प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि किस प्रांत के सत्याग्रही सबसे ज्यादा संख्या में दांडी कूच में शामिल थे। तो आइए विकल्प को देखते हैं। यहां पर जो विकल्प दिया गया, इसमें बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या गांधी जी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। और कितनी थी? 32। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि गुजरात प्रांत से 32 सत्याग्रहियों की संख्या, जो कि सबसे सर्वाधिक थी, दांडी कूच में शामिल थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए, यहां पर जो नाम दिया गया, पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन तीनों लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न जो हैं इस समय काफी पैटर्न में हैं। तो याद रखिएगा, गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों लोग शामिल थे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है।
तो अभी आपने जाना कि जो दांडी मार्च है ये 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती से प्रारंभ हुई और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक तौर पर नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। नमक कानून को तोड़ने से संबंधित है दांडी मार्च। क्लियर है? और ये 24 दिनों की यात्रा थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। आपसे पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि जब नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई सोलापुर से, तो उसके बाद आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अब्बास तैयब जी ने संभाला था। किसने? अब्बास तैयब जी ने। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक प्रश्न और पूछा गया कि अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला, या इसी प्रश्न को दूसरी तरफ पूछा गया कि धरसना का नेतृत्व इनमें से किसने संभाला, और वहां पर विकल्प में सरोजनी नायडू का नाम दिया गया था। तो याद रखेंगे 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू ने धरसना का नेतृत्व संभाला था। क्लियर? तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि धरसना का नेतृत्व संभालने वालों में सरोजनी नायडू का भी नाम शामिल है और अब्बास तैयब जी के बाद उन्होंने नेतृत्व संभाला था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर जब कांग्रेस क्रांतिकारियों ने धावा बोला तो उस समय कहां थे? यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरसना नामक गोदाम पर धावा बोला तो उस समय गांधी जी कहां थे? तो अभी आपने पढ़ा कि गांधी जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी सोलापुर से 5 मई 1930 को, और वो गिरफ्तार करने के बाद यरवदा जेल भेजे गए थे। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरसना नामक गोदाम पर धावा बोला था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। जब धरसना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोला तो उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि फ्रंटियर गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रंटियर गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां फ्रंटियर गांधी के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के अलावा सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्लियर? तो याद रखेंगे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी ये किससे कोरिलेट होगा? खान अब्दुल गफ्फार खां से। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती में ठहराया था उसका नाम क्या था? देखिए गांधी जी के पत्रकार से संबंधित एक प्रश्न इस समय बहुत पॉपुलर है और पैटर्न में है, और यहां पर देखिए आपसे दांडी मार्च के समय पूछा जा रहा है। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, वेब मिलर। याद रखेंगे ये जो वेब मिलर हैं ये अमेरिकी पत्रकार थे और गांधी जी ने दांडी मार्च के समय इन्हें साबरमती आश्रम में ठहराया था। किसको? वेब मिलर को। तो याद रखेंगे यहां पर आपका प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम पत्रकार की बात कर रहे हैं तो जरा विकल्प डी को भी यहां पर कवर करिए। लुई फिशर का नाम लिखा है। ये जो लुई फिशर है ये भी एक पत्रकार, और लुई फिशर का जो संबंध है वो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, और गांधी जी के जीवनीकार थे कौन? लुई फिशर, और इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और अगर दांडी मार्च पूछा जाएगा तो आप संबंधित करेंगे वेब मिलर को। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जब आंदोलन चल रहा था तो एक पत्रकार और थे जिनका नाम था चेल्स फोर्ड। क्या नाम था? चेल्स फोर्ड। तो ये जो पत्रकार थे चेल्स फोर्ड, इन्होंने कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इन्होंने कहा चेल्स फोर्ड ने कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? तो ये भी स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे कि ये पत्रकार चेल्स फोर्ड से संबंधित था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो ये तंजौर कहां पर है? तंजावुर तमिलनाडु में। तो ये जो तंजौर अर्थात तंजावुर है तमिलनाडु में, यहां के समुद्री तट पर जो नमक यात्रा प्रारंभ की थी ये की थी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। किसने? चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो सी राजगोपालचारी हैं इनकी भी गिरफ्तारी हो गई थी 30 अप्रैल 1930 को। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कहां से नमक कानून तोड़ने का अभियान चलाया? तंजौर से, यानी तंजावुर तमिलनाडु से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किस संदर्भ में? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लाल कुर्ती का जो गठन है ये अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों को निकालने के लिए, यानी अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाल कुर्ती दल का गठन किया गया था। अब यहां पर देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो लाल कुर्ती आंदोलन था
जो कि लाल कुर्ती दल के माध्यम से किया गया, इसका नेतृत्व किसने किया और साथ ही साथ ये किस क्षेत्र में था, यानी किस प्रांत में शुरू हुआ? तो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में ये लाल कुर्ती के नाम से एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसे खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के रूप में भी जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार नामक जो स्वयंसेवक संगठन था, ये किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में, और इसी के माध्यम से लाल कुर्ती आंदोलन चला। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, किस क्षेत्र में? तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। क्लियर है? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। एक बात और याद रखिएगा कि जो लाल कुर्ती दल का गठन है, ये अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ साथ श्रमजीवियों की जो स्थिति है उसमें भी सुधार की मांग करता था। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस बात को भी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो अभी हमने आपको स्पष्ट किया कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवक संगठन स्थापित हुआ और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि जियात्रंग आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे जियात्रंग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो हुआ था मणिपुर में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मणिपुर में जनजातियों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और यहां पर जो नागा जनजाति थी, उसी नागा जनजाति की एक महिला थी जिनका नाम था गैडिनल्यू। क्या नाम था? गैडिनल्यू। उन्हीं के द्वारा इस जियात्रंग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो याद रखेंगे जियात्रंग आंदोलन किस जगह से संबंधित है? मणिपुर से। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने। क्लियर? ये पूरी बात आप याद रखेंगे। और ये जो जियात्रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ किस दौरान हुआ था? तो ये भी बात याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्लियर? तो ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अगर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से प्रश्न बना है तो आपसे प्रश्न और भी क्षेत्र से बन सकता है और बना भी है। तो आइए उन सभी प्रकार के प्रश्नों को जरा यहां पर एक जगह 360 डिग्री में कवर कर लेते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो चौकीदारी कर न देने का अभियान है ये किस आंदोलन से संबंधित है और इस चौकीदारी कर न देने का जो अभियान चलाया गया ये प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में चलाया गया? तो याद रखिएगा दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस चौकीदारी कर न देने अभियान को चलाया गया और जो प्रमुख क्षेत्र था वो पूर्वी भारत था। और अगर मैं पर्टिकुलर प्लेस की बात कर लूं तो इसको प्रमुख तौर पर बिहार में चलाया गया। क्लियर है? याद रखिएगा चौकीदारी कर न देने अभियान को नो टैक्स अभियान भी कहा जाता है। क्लियर है? तो अगर नो टैक्स अभियान पूछे तब भी आप उसको बिहार से कोरिलेट करेंगे। यदि आपसे ये पूछ ले कि ये किस आंदोलन के समय चलाया गया तो आपका जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। क्लियर है? अब जैसे एक बात और आपसे पूछी गई, आपसे पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने किसके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो निहत्थी भीड़ थी उसके ऊपर गोली चलाने से मना किया। अब देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना किया किस आंदोलन के समय? तो आपका जवाब क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। क्लियर है? देखिए आपको उन सभी एस्पेक्ट्स को टच कर लेना है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि वन कानून की अवहेलना किस क्षेत्र में हुई? ये सब अवहेलना इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हो रही है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में वन कानून की अवहेलना की गई थी। क्लियर है? इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि बंगाल में जो पुस्तकें प्रतिबंधित थी पढ़ना उनको किसने पढ़कर कानून की अवहेलना की? तो याद रखेंगे जे.एन. गुप्ता ने। यानी जे.एन. गुप्ता ने बंगाल में प्रतिबंधित पुस्तकें थी उनको पढ़कर कानून की अवहेलना की थी। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। ये सभी घटनाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रांतों में घटित हुई। उसी में एक था जियात्रंग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट संबंधित है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या जो 15 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, दांडी यात्रा से। जब दांडी यात्रा थी चल रही थी तो उस समय देश और विदेश के पत्रकार थे, उनको संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो देखिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये बात कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपने कह दिया कि गांधी जी का।
दूसरी बात यह भी ध्यान रखनी है कि किस दौरान ये स्टेटमेंट कहा गया। तो गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान ये स्टेटमेंट कहा गया कि मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। किस लिए? तो सत्य के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता हुई तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। किसको? रचनात्मक कार्यों को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब रचनात्मक कार्य क्या थे? तो देखिए, गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण के लिए एक लीग की स्थापना की जिसको कहा गया अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। क्लियर है? तो याद रखेंगे, सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और इसी के माध्यम से हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन हुआ। और आप देखेंगे कि आगे चलकर ये जो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग है, इसका नाम क्या पड़ गया? हरिजन लीग। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। यानी अक्टूबर 1934 में गांधी जी आगे चलकर हरिजन उत्थान के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगाते हैं, पूरा समय लगाते हैं और वो सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटने का निश्चय करते हैं। क्लियर? तो इसी से इर्द गिर्द रिलेटेड ये प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो याद रखेंगे रचनात्मक कार्यक्रम को। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 जो है ये कथन और कारण टाइप का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया। तो अभी आपने पढ़ा था कि 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई और ये जो दांडी यात्रा थी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थी। और इसी क्रम में गांधी जी जब 5 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे तो उसके अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को हाथ में नमक उठाकर सांकेतिक तौर पर नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार आप ये सीधे कह सकते हैं कि जो नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो कब? तो 1930 में। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध कराना। तो देखिए, ये यहां पर कारण गलत हो जाएगा। क्लियर है? गांधी जी का ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या जो नमक आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य था वो गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने से संबंधित नहीं था, बल्कि आप देखेंगे कि गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 मांगे रखी गई थी जिसमें प्रमुख मांग थी कि नमक कर और नमक पर जो सरकारी एकाधिकार है उसको समाप्त किया जाए, न कि गरीबों को नमक मुफ्त में दिया जाए। क्लियर? तो इस प्रकार यहां पर आपका कथन सही है और कारण गलत है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है। इसमें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो कथन दिए गए इसकी सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले कथन में लिखा है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। अब देखिए, मेरे आधार पर यह प्रश्न रिपीटेड है। अब कैसे रिपीटेड है? देखिए, आप ये पूर्व में पढ़ चुके हैं कि गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी सोलापुर से। और आपने ये भी पढ़ा था कि जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई तो इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। इसका मतलब तो ये स्पष्ट है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। और जब वो गिरफ्तार हुए 5 मई 1930 को तो उनको किस जेल में भेजा गया था? यरवदा जेल में। आपने ये भी पढ़ा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब धरसना पर जो नमक कानून, जो नमक का गोदाम है, उस पर जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला तो उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे, यानी उनको कानून तोड़ने की सजा मिली थी। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि उनको सजा नहीं मिली थी। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। अगला कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गांधी जी के अलावा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी को भी नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या जो 8 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। देखिए, एक बात अभी आपने देखा था कि जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं इन्होंने तंजौर अर्थात तंजावुर से, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, यहां पर भी समुद्री तट से नमक यात्रा प्रारंभ की थी। और याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो अगर गिरफ्तारी से प्रश्न पूछा जाए यानी नमक कानून तोड़ने को लेकर सजा के लिए पूछा जाए तो आप चक्रवर्ती राजगोपालचारी अर्थात सी राजगोपालचारी का भी नाम याद रखेंगे। यानी इसमें मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी के साथ साथ सी राजगोपालचारी का नाम याद रखेंगे। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या जो 18 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां पर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? आइए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? पहला लिख रहा है कि यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। तो यह बिल्कुल सही है। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इस पैदल यात्रा में टोटल 241 मील की यात्रा कवर हुई,
जिसको लेकर 24 दिन लगे थे और ये यात्रा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ हुई थी। अगला पूछ रहा है कि साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये यात्रा 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गई थी। अगला कह रहा है कि साबरमती आश्रम से शुरू हुई समुची यात्रा में 24 दिनों में पूरी हुई। तो मैंने अभी आपको ये बता ही दिया कि 24 दिनों में पूरी हुई और इसने जो यात्रा की वो 241 मील की है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई। आपने देखा, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि तिथि को कई तरह से पूछा जाता है। तो ये यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ये महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से संबंध में गलत स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। कौन सा टॉपिक है? गांधी इरविन समझौता। प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ, यानी किस उद्देश्य को लेकर, मूल ऐसा कौन सा उद्देश्य था जिसको लेकर गांधी इरविन समझौता हुआ। तो देखिए, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें कई प्रस्ताव थे, लेकिन अगर यहां पर मुख्य प्रस्ताव की हम बात करें तो जो मूल प्रस्ताव था, ये ब्रिटिशर्स का ये प्रयास था कि किस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और कोई भी उस समय का आयोजन जिसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन न हो वो निश्चित रूप से उतना प्रासंगिक नहीं हो पाता था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया कि गांधी जी के साथ एक समझौता हो, और उस समय वायसराय इरविन था, तो गांधी जी और इरविन के बीच में ये समझौता कराया गया ताकि कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो सके। तो इसलिए प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। अब यहां पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि इसी समझौते की एक पृष्ठभूमि थी कि गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा किया गया। क्लियर है? यानी इस दौरान गांधी जी कब रिहा हुए? 26 जनवरी 1931 को, और उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 5 मार्च 1931 को। बिल्कुल याद रखना है आपको। ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के पार्टिसिपेशन की बात है, तो बस एक बात याद रखिएगा कि कांग्रेस ने केवल इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, किसी और गोलमेज सम्मेलन में नहीं, और जिसमें कांग्रेस की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। अब यहां पर देखिए ईयर पूछ लिया गया। पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो अभी हमने आपको बताया कि गांधी इरविन समझौते जो संपन्न हुआ वो कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931। तो इसलिए प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ, मैंने आपसे कहा ना कि उस समय कौन सा मूवमेंट चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस समझौते में कई पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप स्थगित करिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कीजिए। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना था? इसको स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। क्लियर? यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसमें एक ये पार्ट था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए जरा यहां पर इसको एक सीक्वेंस को देखिए तो चीजें और स्पष्ट होंगी। अभी इतनी बात आप समझ चुके हैं कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका मूल उद्देश्य यह था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए ताकि गोलमेज सम्मेलन सही तरीके से संपन्न हो पाए। इसके लिए गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा किया गया। क्लियर है? कब किया गया? 26 जनवरी 1931 को। उसके बाद फरवरी 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में वार्ता आरंभ हुई। कब हुई? फरवरी 1931 में। और इसमें जो सहयोग किया था वो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने किया था। यानी तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयास से गांधी और इरविन के बीच में जो वार्ता प्रारंभ हुई वो फरवरी 1931 में हुई और जो समझौते पर हस्ताक्षर हुआ वो 5 मार्च 1931 को हुआ। क्लियर है? इसीलिए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये पूरी बात ध्यान रखिएगा। और जो मूल प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर। तो यहां पर विकल्प में तेज बहादुर सप्रू का नाम दिया गया है, तो इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा। तो याद रखिएगा, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा।
यानी दो महात्मा किसको कहा गया, गांधी और इरविन को, और किसने कहा, तो सरोजनी नायडू ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प से हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा। तो याद रखिएगा इसमें जो निर्णय हुआ, इसमें जो प्रस्ताव हुए, इसको देखते हुए एक तंज कसा गया गांधी जी के ऊपर कि जो गांधी जी का लाभ हुआ इस समझौते में उसे एक सांत्वना पुरस्कार के तौर पर कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखिएगा ये कहा गया था एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा, एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो एलन कैंपबेल जॉनसन है ये इरविन का जीवनीकार है। क्लियर, यानी इरविन का जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी जी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि गांधी जी ने जो इरविन के साथ समझौता किया और उसमें जो उनको लाभ मिला वो सांत्वना पुरस्कार जैसा है। क्लियर, और यह भी कहा कि इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के तौर पर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बातचीत के लिए वो सहमत हुए ये इरविन का एकमात्र आत्मसमर्पण है। क्लियर है, तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। तो देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। तो ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ही प्रश्न में आपने ये पढ़ा था कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसका मूल उद्देश्य था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए। यानी जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस को शामिल करने के लिए यह मूल था कि गांधी इरविन समझौता हो। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा करा कि असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। देखिए जो अध्यादेश वापस लेने की जो बात है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जो जारी अध्यादेश थे उसको वापस लेने का जो प्रस्ताव था वो गांधी इरविन समझौता अर्थात दिल्ली समझौते में शामिल था। क्लियर। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, पूछा जा रहा है कि पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। देखिए गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि जो पुलिस वाले जाति कर रहे हैं उनकी जांच भी कराई जाए, लेकिन याद रखिएगा कि गांधी जी के इस सुझाव को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। तो इसलिए यहां पर तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है कि पुलिस की जातियों की जांच के लिए जो गांधी जी ने सुझाव दिया था इसकी स्वीकृति को उसमें शामिल नहीं किया गया था। किसमें, गांधी इरविन समझौते में। तो ये तीसरा गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का महाभियोग नहीं था। तो ये बात सही है कि जो गांधी इरविन समझौते के जो प्रावधान थे उसमें यह भी प्रावधान शामिल था कि केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई हो जिन पर हिंसा का महाभियोग नहीं है। तो यहां पर आपने देखा कि पहला और चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल एकदम सही है। लेकिन अगर आप जरा विकल्प को ध्यान में देखिए तो विकल्प में यहां पर केवल बी विकल्प ऐसा है जिसमें पहला और चौथा शामिल है, लेकिन यहां पर दूसरे स्टेटमेंट को भी सही पाया गया। अब अभी आपने देखा था कि जो अध्यादेश वापस लेने की बात थी वो किसके संदर्भ में थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। यहां पर लिखा असहयोग आंदोलन। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया गया तो मूल रूप से तो नमक पर जो कर इंपोज किया गया था उसको वापस लेने के लिए किया गया, लेकिन इस समय कुछ और भी एक्टिविटीज अलग अलग प्रांतों में हुई जो कि ब्रिटिश सरकार को असहयोग करने से संबंधित है। जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे अभी आपने देखा था कि चौकीदारी कर न देने का जो प्रावधान था, जो आंदोलन था, वो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया। और कहां पर, तो पूर्वी भारत में और विशेष तौर पर बिहार में। तो ये भी एक असहयोग था। फिर आपने देखा था कि महाराष्ट्र में वन कानून की अवहेलना की गई, यानी ये भी असहयोग। फिर आपने देखा था कि जो बंगाल में पुस्तकें प्रतिबंधित हैं उनको JN गुप्ता ने पढ़कर कानून की अवहेलना की। तो ये सभी बातें इस बात की ओर जाहिर करती हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें एक असहयोग भी चलाया जा रहा था, यानी असहयोग आंदोलन से भी आप देखेंगे। तो यहां पर इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो प्रावधान थे उसमें इस प्रावधान को भी शामिल किया गया था कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार होगा, यह भी इसमें शामिल था। क्लियर। तो यानी ये भी तो एक असहयोग की ही बात है। फिर दूसरी बात, उसमें यह भी प्रावधान था सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जो गांधी इरविन समझौता हुआ किसको टाला जाए और समुद्री तटीय प्रदेश में बिना नमक दिए नमक बनाने की अनुमति होगी। यह किसमें शामिल था, गांधी इरविन समझौते में, यानी दिल्ली समझौते में। क्लियर। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। यानी गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन यह प्रावधान करवाया गया कि समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति होगी। तो इन सभी आधार पर आप प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प सही करेंगे। अगला देखिए, इस प्रकार ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सभापतित्व किया था। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने। तो याद रखेंगे
कि कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था और यह कब हुआ था? 1931 में। ईयर भी याद रखेंगे, कब हुआ था? 1931 में। क्लियर है? तो 1931 के कराची अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। और याद रखिएगा, ये जो 1931 का कराची अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की, इसमें गांधी इरविन समझौता अर्थात दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए इसका अधिवेशन हुआ था। क्लियर है? यानी इसी कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई। स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, इसी से कोरिलेट करके कई प्रश्न पूछे भी गए। जैसे इस प्रश्न को ही पहले देखिए, पूछा जा रहा है कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की, उसमें मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किसने किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया गया था। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो सहयोगी के तौर पर भूमिका अदा की, वो की थी एम.एन. रॉय ने। क्लियर है? तो सहयोगी के रूप में किसने भूमिका अदा की? एम.एन. रॉय ने। अब देखिए, यहां पर जो एक कॉमन प्रश्न आपसे बनता है, आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया था? तो जो मैं आपसे प्रश्न उठा रहा हूं, यह प्रश्न आपकी इसी प्रश्न में शामिल है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। तो अगर मैं एक लाइन में समराइज कर दूं, जो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से याद रखना है, तो 1931 के कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया था। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन के संदर्भ में, कि इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं? तो आपका जवाब क्या होगा? 1931 के कराची अधिवेशन। और अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक प्रश्न और पूछा गया, आपसे पूछा गया कि वो पहला अवसर कब था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया? तो याद रखेंगे, इसी 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया। क्लियर? तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, जो कि 1931 हुआ, इसको महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा माना। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपको घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आप लोग यहां पर जो भी घटनाएं उल्लेखित हैं उन सभी का ईयर देख लीजिए, उसके बाद उसका कालानुक्रम अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। सबसे पहला लिखा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ये प्रारंभ हुआ था 7 सितंबर 1931 को। कब? 7 सितंबर 1931 को। दूसरा दिया है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो याद रखिएगा, एग्जैक्ट जो डेट है कराची अधिवेशन की, यह है 29 से 31 मार्च 1931। 29 से 31 मार्च 1931। तीसरा दिया है भगत सिंह की फांसी। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि भगत सिंह साहब को जो फांसी दी गई वो 23 मार्च 1931 को दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। चौथा दिया है गांधी इरविन समझौता। अभी आपने पढ़ा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। अब आपने देखा कि यहां पर चारों घटनाएं 1931 की हैं और 3 घटनाएं तो ऐसी हैं जो कि मार्च माह की हैं। तो यहां पर सबसे पहली घटना कौन सी है? सबसे पहली जो घटना है वो है गांधी इरविन समझौता। क्लियर है? ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। यानी आप सबसे पहले 4 लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरी घटना यहां पर है वो भगत सिंह की फांसी है। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। तो यहां पर आप तीसरा ले लेंगे। उसके बाद जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, यह हुआ था 29 से 31 मार्च 1931 को। तो यहां पर आप दूसरा ले लेंगे। और लास्ट में लेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि ये 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। तो यहां पर फिर पहला। तो सही कूट क्या बन रहा है? 4 3 2 1। 4 3 2 1 के आधार पर यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। यहां पर भी आपको घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। यहां पर सबसे पहला लिखा है गांधी इरविन समझौता। अभी आपने पढ़ा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। दूसरा दिया है कांग्रेस का कराची अधिवेशन।
कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च से 31 मार्च 1931 को, भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को, और लास्ट में जो पूना समझौता है, ये पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को। याद रखिएगा, पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। क्लियर है? तो यहां पर जो 4 घटनाएं दी गई हैं, आपने देखा कि सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई? पूना समझौता, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ। यानी जिस विकल्प में लास्ट में 4 होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस आधार पर आप ए और सी विकल्प को तो क्रॉस कर देंगे। यहां पर आपका आंसर बी और डी में से होगा। अब चलिए व्यवस्थित करते हैं। इन चारों घटनाओं में जो सबसे पहले घटना हुई वो हुई गांधी इरविन समझौता। कब? 5 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले आपने 1 लिखा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी घटना है? भगत सिंह की फांसी। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। तो आपने तीसरा लिखा, और जैसे ही तीसरा लिखा तुरंत डी ऑप्शन दिखने लगा। इसके बाद कौन सी घटना? कराची अधिवेशन। इसका? कांग्रेस का। कब हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन? तो हमने आपसे बताया था 29 मार्च से 31 मार्च 2031 के बीच। तो यहां फिर आप 2 लिखेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो यहां पर जो सही कोड बनेगा प्रश्न संख्या 5 का, वो क्या बनेगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला देखिए, इस प्रकार ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह 1930 में आयोजित हुआ था। तो यदि हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की ड्यूरेशन को देखें तो यह 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच संपन्न हुआ। यानी जो इसका स्टार्टिंग ईयर है वो क्या है? 1930, 12 नवंबर 1930। इस आधार पर यह पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। तो यह भी बात सही है कि इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन लंदन में हुआ। यह भी सही है। चौथे स्टेटमेंट में लिखा है कि इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। यह स्टेटमेंट गलत है। पूर्व में भी आप ये पढ़ चुके हैं कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उसमें यह चर्चा हुई थी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रयास किया कि गांधी इरविन समझौते के माध्यम से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी सही नहीं है। और यहां पर यही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए। हाँ, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखिएगा कि जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया। किसने? केटी पॉल ने। इस आधार पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। वही महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर और मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। याद रखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर है? देखिए, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसका भी जरा ड्यूरेशन याद रखिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है ये लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। क्योंकि अभी आपने पिछले प्रश्नों में देखा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का स्टार्टिंग तिथि पूछी जा रही थी। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी लंदन पहुंचे थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी चर्चा हुई है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यह भी पूछा जाता है कि ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? तो याद रखिएगा, एसएस राजपूताना नामक पानी के जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी लंदन पहुंचे थे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वो कहां ठहरे थे? तो याद रखिएगा, गांधी जी किंग्सले हॉल में, कहां पर? किंग्सले हॉल में ठहरे थे जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए थे। तो
तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प सही हो जाएगा, वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी की जहाज से गए थे? तो अभी हम लोगों की चर्चा हुई है कि गांधी जी बंबई से लंदन जिस पानी की जहाज से गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका नाम था एसएस राजपुताना। क्या नाम है? एसएस राजपुताना। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था और इसके प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का मैंने ड्यूरेशन क्या बताया आपको? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो अभी आपने देखा कि जो ड्यूरेशन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 हुआ, यानी महात्मा गांधी खाली हाथ लंदन से भारत लौटे थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि लंदन से वो खाली हाथ क्यों लौटे, इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया गया? तो याद रखिएगा कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए गांधी जी इस पर नाराज थे पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर, और कोई निष्कर्ष इस सम्मेलन में नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया कि गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी है कि उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि मैं जिस ध्वज को लेकर वहां पहुंचा था उसे मैंने नीचा नहीं होने दिया। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दिया था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो याद रखिएगा सांप्रदायिक समस्या पर लेकर जो विवाद था, यानी जो विभिन्न संप्रदायों और दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल का विषय था, उसको लेकर इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहमति नहीं बन पाई और इस प्रकार वो असफल रहा। तो यहां पर मूल मुद्दा क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्लियर है? यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जो दलित नेता अंबेडकर साहब थे, उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग है वो रखी थी और गांधी जी ने उसे अस्वीकार किया था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो याद रखिएगा अभी आपने पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन का ईयर देख लिया। आपने पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में जाना कि ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ। फिर आपने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को देखा जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ। क्लियर? तो जो 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ वो कौन सा था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसलिए प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो देखिए स्टार्टिंग में ये चर्चा हुई थी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन 89 यानी 89 भारतीय प्रतिनिधित्व ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें कुछ नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने पार्टिसिपेट किया था? तो एक तथ्य आप पढ़ चुके हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन सहित तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। यदि हम यहां पर दिए गए नाम की बात कर लें तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली, ये जो नाम है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन में पार्टिसिपेट किया था। जरा अन्य नामों को भी आप जान लीजिए जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उसमें मौलाना मोहम्मद अली के अलावा तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद शफी, आगा खां,
फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, AR जयकर, मुंजे, सुंदर सिंह मजीठिया, होमी मोदी, ये सभी प्रमुख नेता थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? तो जितने मैंने नेताओं के नाम का जिक्र किया है, इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेंट के तौर पर। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप भली बात परिचित है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में पार्टिसिपेट किया। तो यहां पर पहला ही नाम महात्मा गांधी का है, ये तो ये सही है। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। तो इन नामों को भी याद रखेंगे कि गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। इसके अलावा और कौन भारतीय प्रतिनिधि लंदन गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो याद रखिएगा इसमें प्रमुख नाम है एनी बेसेंट का, सरोजनी नायडू का, मदन मोहन मालवीय का। क्लियर है? इन लोगों ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे कि दूसरा नाम लिखा है सरोजनी नायडू का, यह भी शामिल है, मदन मोहन मालवीय भी शामिल है। मौलाना आजाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो इसलिए यहां पर आप चौथे को नहीं लेंगे। तो यहां पर जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, 1, 2, 3। क्लियर है? तो अन्य नामों को भी ध्यान रखेंगे, जैसे एनी बेसेंट ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। यह कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिए जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें सबसे पहली बात तो यहां पर 1932 लिखा हुआ है, जबकि आप ये भली बात परिचित है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्लियर है? एक तो यहां पर यह गलती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पर, तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी, न कि जवाहरलाल नेहरू। तो इस आधार पर यह पहला कथन गलत हो गया। कारण में लिखा हुआ है कि गांधी इरविन समझौता 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप ये जानते हैं कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, उसमें यह मुख्य बात थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का पार्टिसिपेंट सुनिश्चित किया जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कारण में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न में आप कहेंगे कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है के आधार पर यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 15। यहां पर पहला स्टेटमेंट लिखा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी गई थी। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो यह प्रस्ताव कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी के सामने आया और महात्मा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था और इन्हीं मतभेद को लेकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल भी रहा। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तो यह भी स्टेटमेंट यहां पर सही है। जब प्रीवियस प्रश्न में पूना पैक्ट आया था तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि आपको 2 तथ्य याद रखने हैं। पहला कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को, और पूना पैक्ट के तहत महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था। देखिए इस पुणे पैक्ट में स्थानीय निकायों के चुनाव के साथ साथ लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्ग के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किया जाएगा, इस तरह का प्रावधान किया गया था। और साथ ही साथ इसमें दलित वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व के लिए हर संभव प्रयास होगा, इस तरह का एश्योरेंस इसमें दिया गया था पूना पैक्ट में। क्लियर है? तो इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो यह भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 15 में तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहां पर आप विकल्प को देखते हैं, यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। आप सभी को पता है कि ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, ये क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। और गोलमेज सम्मेलन जब द्वितीय असफल हुआ तो उसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसको आप सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनल अवार्ड। क्लियर है? तो या तो कम्युनल अवार्ड लिखा रहेगा या सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय। इसको आप कोरिलेट करेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड से। और इसमें तिथि भी पूछी जाती है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब घोषित किया था। तो तिथि याद रखेंगे 16 अगस्त 1932 को। कब किया था? 16 अगस्त 1932 को। ये स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का यहां पर ए विकल्प से हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। अब देखिए इसमें जरा समझिए कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड में क्या बातें थी। तो याद रखिएगा, इसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। यह बात स्पष्ट याद रखेंगे, किस कम्युनल अवार्ड के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी और इनके सदस्यों का जो चुनाव है वो पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। क्लियर है? तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के लिए पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? तो देखिए आप ये सभी जानते हैं कि जो मुसलमान और सिख थे वो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। ईसाई वर्ग भी शामिल था, आंग्ल भारतीय भी इसमें शामिल थे। यहां पर जो पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया इस रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से, जिसकी घोषणा इन्होंने 16 अगस्त 1932 को की थी, वो थे कौन? वो था दलित वर्ग। क्लियर है? वो कौन था? दलित वर्ग। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए इस कानून के माध्यम से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। इसमें इसी बात को लेकर गांधी जी की नाराजगी थी, क्योंकि जो दलित वर्ग था उनको अगर आप अल्पसंख्यक मानेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उनको हिंदुओं से अलग कर देख रहे हैं। और इस बात पर कड़ी नाराजगी थी गांधी जी की। और आप देखेंगे कि जब पूना पैक्ट होता है तो उसमें गांधी जी ने इनके सीटों के आरक्षण को लेकर सीटों की संख्या को भी अधिक रखा, ताकि इस तरह का कोई भी मन में यह बात ना रहे कि हमको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। गांधी जी का यह कहना था कि प्रतिनिधित्व चाहिए, न कि उनको अलग से अल्पसंख्यक वर्ग दिया जाए। क्लियर है? तो यहां पर जो प्रश्न संख्या 2 है उसका डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो 1932 का रैमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड था, इसमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य जो वर्ग थे इनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू होती थी। यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो देखिए आपको यह पता है कि मुसलमानों के लिए थी व्यवस्था, सिखों के लिए भी थी, अनुसूचित जातियों के लिए भी कर दी गई, लेकिन किसके लिए इसमें प्रावधान नहीं था? तो बौद्धों के लिए। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? देखिए आमरण अनशन का मतलब ये होता है कि ये जो अनशन है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो जारी रहेगा। क्लियर है? इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं फास्ट अनटू डेथ। क्लियर है? तो देखिए ये जो पहला आमरण अनशन गांधी जी का था वो था मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। आपने ये बात देख ली थी कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंद थे और जब गांधी जी को इस बात की सूचना मिली कि ब्रिटिश पीएम के द्वारा इस तरह के कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई है, तो इसी के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया और यह गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। तो इसलिए प्रश्न संख्या 4 का यहां पर सही जवाब होगा विकल्प ए, कम्युनल अवार्ड के समय। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट संबंधित था। तो देखिए अभी तक मैंने आपसे यही कहा था कि जो पूना पैक्ट है इसमें इसकी तिथि थी 24 सितंबर 1932 और इसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था कि किस प्रकार से दलित वर्गों का स्थान सुनिश्चित किया जाए विधानमंडल में। तो देखिए
जो पूना पैक्ट था, इसमें दो तरह के एग्रीमेंट हुए। इसमें जो पहला एग्रीमेंट हुआ था वो विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों की सीटों के आरक्षण के संबंध में था। यहां पर स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, और आपसे प्रश्न पूछा भी गया है कि जो विभिन्न प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें दलित वर्गों की जो सीटें दी गई पूना पैक्ट के तहत वो कितनी थी? 148। कितनी थी? 148। और जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय में जो सीटें दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 71। यानी गांधी जी ने पूना पैक्ट के माध्यम से विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए जो सीटों का आरक्षण था उसको 71 से बढ़ाकर 148 किया। और वहीं दूसरी तरफ जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें जो सामान्य वर्ग की सीटें थी उसमें से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। कितनी सीटें? 18%। क्लियर है? तो ये सभी आंकड़े आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे गए आपसे। क्लियर है? गांधी जी का कहना था कि विधानमंडल में दलित वर्ग का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, न कि उनको अलग से एक अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए और उनको हिंदुओं से अलग किया जाए। इस तरह की बांटने की चर्चा नहीं होनी चाहिए। उनके प्रतिनिधित्व की जहां तक बात है तो उन्होंने इसमें 71 से 148 सीटें आरक्षित की थी प्रांतीय विधानमंडल के लिए, और केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की थी। क्लियर है? ये पूरा मैटर था पूना पैक्ट। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो पूना पैक्ट है ये किससे संबंधित है? तो ये दलित वर्ग के लिए संबंधित है जिनको विधानमंडल में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वो क्या कहलाया? तो वो कहलाया पूना समझौता। और कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कि बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रचलित हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए पूर्व में इस पर आपसे चर्चा हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से हरिजन पत्रिका का प्रकाशन हुआ, और इसके बाद इस संघ का नाम हरिजन सेवक संघ पड़ गया था। क्लियर है? तो पूछा जा रहा है कि उस संघ के यानी हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसके पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला, और इनका शॉर्ट नेम होगा जीडी बिड़ला। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प बी कि हरिजन सेवक संघ, जिसको पूर्व में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से जाना जाता था, इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला अर्थात जीडी बिड़ला था। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना है, या जिसको आप हरिजन सेवक संघ के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प से हो जाएगा। इसकी स्थापना गांधी जी ने की, और कब की थी? ईयर भी याद रखेंगे आप, 1932 में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था किसने? तो देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास जो था उसकी स्थापना किसने की थी? बाबू जगजीवन राम ने। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? बाबू जगजीवन राम के द्वारा। क्लियर है? लेकिन यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। एक इसी तरह का एसोसिएशन गठित हुआ था 1926 में। उस एसोसिएशन का नाम क्या था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। यदि आपसे यह पूछा जाए कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तब आपका जवाब होगा 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में। क्लियर? तो दोनों बातें याद रखेंगे कि अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ अगर पूछा जाए तो बाबू जगजीवन राम के द्वारा, अगर कहा जाए कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो एसोसिएशन अगर पूछा जा रहा है तो यहां पर 1926 में जो बना था वो बना था एमसी राजा की अध्यक्षता में। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहीं पर आपने एक बात और देखना है कि जो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपका जवाब होगा अंबेडकर जी के द्वारा, और ये कब गठित हुआ था? 1942 में। क्लियर है? तो यहां पर आपने 3 संगठन के नाम देखे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपसे गलत ना हो। सबसे पहला आपने देखा था कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ हुआ या अखिल भारतीय हरिजन संघ हुआ, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। फिर आपने देखा अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ। क्लियर? इसकी स्थापना किसके द्वारा? बाबू जगजीवन राम के द्वारा। और फिर तीसरा आपने देखा अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो कि 1926 में गठित हुआ, किसके द्वारा? एमसी राजा के द्वारा। और चौथा ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना महात्मा
जिसकी स्थापना अंबेडकर जी ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना अंबेडकर जी ने 1942 में की थी। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे ताकि गलत ना हो आपसे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। तो याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया था जब बंबई में 14 अगस्त 1931 को चर्चा हो रही थी। उसी दौरान अंबेडकर जी ने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं कि जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी यानी सांप्रदायिक पुरस्कार की या सांप्रदायिक अधिनिर्णय आप कहेंगे, ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। कारण में लिखा जा रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता। तो यहां पर यह भी बात सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है। इसलिए यहां पर जो विकल्प आपका सही होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपने डिटेल में पहले ही देख लिया था। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 भी यहां पर आपको कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया गया। तो यह बात यहां पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड का जो मेन उद्देश्य था कि किसी तरह से हिंदुओं को बांटा जाए और उसमें से दलित वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनके लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण किया जाए। लेकिन जो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ, उसमें जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें दलित वर्गों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो 71 सीटों से बढ़ाकर 148 सीट कर दी गई। और वही केंद्रीय विधानमंडल में जो सामान्य वर्ग की सीट थी उसमें 18% सीटें जो हैं वो दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो पूना पैक्ट हुआ उसने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया, यानी जो दलित वर्ग है वो अलग से अल्पसंख्यक वर्ग नहीं बना और उसे प्रॉपर प्रतिनिधित्व भी मिल गया विधानमंडल में। ठीक है? तो इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट ये कथन सही है। कारण में कहा जा रहा है कि उसके माध्यम से संसद और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये भी बात यहां पर सही है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी की गई है। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए पूना पैक्ट के अंतर्गत एक प्रश्न और बनता है आपसे, जरा इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो पूना पैक्ट हुआ था ये तो बात सही है कि ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, लेकिन याद रखिएगा पूना पैक्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। क्लियर है? अगर हम हस्ताक्षर की बात करें तो इसमें दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर साहब ने हस्ताक्षर किया और हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। यहां से भी प्रश्न आपसे बना है, आप इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। यहां पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी। तो यहां पर एक बात सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना है वो 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। और अगर हम बात करें इसकी पहली बैठक की तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक बिहार के पटना में हुई थी 1934 में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो कार्यप्रणाली और नीतियां हैं ये निर्धारित की गई थी अक्टूबर से नवंबर 1934 में बंबई में। क्लियर है? तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो याद रखिएगा जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इस पार्टी में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नरेंद्र देव। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। तो यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। तो याद रखेंगे कांग्रेस समाजवादी दल में आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? अध्यक्ष थे। और याद रखिएगा इस पार्टी के जो महासचिव थे वो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस समाजवादी दल में अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। क्लियर है? यहां पर देखिए कुछ बातें और आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कई बार आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ 1934 में, इसमें किन किन लोगों का पार्टिसिपेशन था। तो दो नाम आपने देख लिया कि अध्यक्ष के तौर पर आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव के तौर पर जयप्रकाश नारायण थे। इसके अलावा इसमें योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3।
प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए ये प्रश्न आ गया। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके महासचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 3 का यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प सही हो जाएगा। दो नाम और आप ध्यान रखेंगे, योगेंद्र शुक्ला और मीनू मसानी का। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण जी को लेकर भी प्रश्न आपसे बनते हैं, जैसे यहां पूछ लिया गया कि लोकनायक किसे कहा जाता है। इसके अलावा एक तथ्य और पूछा जाता है कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था तो किसने अरोड़ा आसफ अली और लोहिया जी के साथ मिलकर गुप्त रूप से जनता को संगठित किया था। तो याद रखिएगा वो जयप्रकाश नारायण थे, यानी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरोड़ा आसफ अली ने साथ मिलकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रूप से जनता को संगठित करने का काम किया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपको याद रखनी है कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो आपका जवाब क्या होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्लियर। तो ये सभी बातें आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन यानी इवेजन की वकालत की थी। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसने ब्रिटिश उत्पादों और करों का बहिष्कार जो था उसका समर्थन किया था, न कि करों के अपवंचन का। ठीक है, यानी करों के अपवंचन का समर्थन नहीं किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, बल्कि इसने ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया था। क्लियर। तो यहां पर यह पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती थी। कौन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो यह भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करने की जो बात है यह किससे संबंधित है, यह मार्क्सवाद का टारगेट था। क्लियर है, न कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी इनके नेताओं का मानना था कि समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना की जाए। क्लियर है, और वही जो मार्क्सवाद का दृष्टिकोण था उसका मानना था कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित हो। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमको जो स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में करनी है। अगला कहा जा रहा है इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। तो याद रखिएगा कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। क्लियर है, यानी यहां पर आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 5 में कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं। क्लियर है, तो यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है। यहां पर सीक्वेंस का क्रम गलत प्रिंट हो गया है। यहां पर ये तीसरा स्टेटमेंट था, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी इसके संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी आपको कुछ और नाम याद रखना होगा। अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात की जाएगी तो इसमें आप याद रखेंगे इसकी स्थापना में जयप्रकाश नारायण जी के अलावा फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका भी योगदान था। और एक बात और याद रखिएगा कि एक प्रश्न पूछा गया था कि श्री नरसिंह नारायण का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा श्री नरसिंह नारायण का संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। क्लियर है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और जहां तक की बात रही इस संगठन की स्थापना की तो इसमें जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिंह का नाम याद रखेंगे। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। कब मनाया जाता है, अप्रैल 1946 में। तो यहां पर जो प्रश्न संख्या 7 है इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। क्लियर, देखिए ये अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अप्रैल 1946 में ही जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी, इसीलिए इसे जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, अप्रैल 1946 को। क्लियर, यहां पर जयप्रकाश नारायण जी के बारे में एक बात और याद रखिएगा
कि इनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था। कब? 1999। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है और इसमें आपको सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए ये बंबई मैनिफेस्टो क्या था। हुआ यह कि मई 1936 में बंबई के 21 उद्योगपतियों ने एक मैनिफेस्टो हस्ताक्षरित किया जिसको कहा गया बंबई मैनिफेस्टो। और ये जो बंबई मैनिफेस्टो था ये प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो ये भी बात आपकी सही है। याद रखिएगा ये जो बंबई मैनिफेस्टो में जो बातें थी उसको बृहद व्यापारिक समुदाय के द्वारा सहयोग मिला था। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 8 का दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। आइए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। क्लियर है? अब देखिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था, कहां पर पूर्ण बहुमत नहीं था, कहां पर कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो जरा इसको एक क्रम में देखिए। याद रखिएगा सबसे पहली बात तो यह ध्यान में आपको रखना है कि जो फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ था यह किस आधार पर हुआ था। तो याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ था। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है और बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं वो सभी फैक्ट आपको पूछे गए। क्लियर है? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 5 प्रांतों में मिला था। क्लियर है? अब ये 5 प्रांत कौन थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था? तो याद रखिएगा मद्रास, दूसरा था बिहार, तीसरा है मध्य प्रांत एवं बरार, चौथा है संयुक्त प्रांत और पांचवा है उड़ीसा। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। वहीं बंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस उभरा था। कहां कहां? बंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। क्लियर है? और तीसरी कैटेगरी होती है जहां पर कांग्रेस सबसे बड़े दल के तौर पर नहीं बना। वो कौन सा था? ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बंगाल, पंजाब और सिंध। देखिए अगर ये 3 नाम आप याद रखें तो आपका मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको आगे इस बात को प्रूव भी करूंगा। तो याद रखिएगा बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में बनने से वंचित हो गया था और यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण बहुमत कहां पर नहीं मिला। तो याद रखेंगे यहां पर आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो सी विकल्प सही हो जाएगा। पंजाब में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो देखिए मैंने पहले ही प्रश्न में आपको यह स्पष्ट किया था कि जो प्रांतीय सरकारों का गठन है जिसको लेकर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो मैंने आपको 3 प्रांत के नाम बताए थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, या इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में नहीं बन पाई थी। तो वो था बंगाल, पंजाब और सिंध। तो यहां पर आप देख रहे हैं विकल्प डी में बंगाल लिखा है, तो सीधे आप विकल्प डी को टिक करेंगे। तो यहां पर इस प्रश्न में आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी। तो मैंने आपको बता दिया कि 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। कौन कौन सा? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। क्लियर? यानी इन 5 ऐसे प्रांत थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था और 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में नहीं रही, बंगाल, पंजाब और सिंध। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत
कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। कितने महीनों तक चला? तो याद रखेंगे ये जो शासन चला वो 28 माह तक चला था। क्लियर है? कितने माह तक? 28 माह तक। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया था ये 22 अक्टूबर 1939 को दिया था। कब दिया था? 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तो ये तिथि भी आप याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1939। और इस प्रकार से जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था इसका कार्यकाल था 28 माह का। क्लियर है? देखिए यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। वो 6 प्रांत कौन थे जरा उनको भी देख लीजिए। मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। यहां पर जुलाई 1937 में के दौरान इन 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। और उसके बाद में 2 ऐसे प्रांत हैं, एक है पश्चिमोत्तर प्रांत और दूसरा है असम, जिसमें कांग्रेस ने सहयोगियों की मदद से मंत्रिमंडल बनाया था। क्लियर है? तो ये पूरी बात ध्यान रखेंगे। और एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था ये कुल मिलाकर शासन में रहा 28 महीनों तक और उसके बाद उसने 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो देखिए अगर हम मुक्ति दिवस मनाने की बात कर लें तो जो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। तो पूरी डेट याद रखेंगे क्योंकि पूरी डेट भी आपसे पूछी गई है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस क्यों मनाया था मुस्लिम लीग ने? तो याद रखिएगा जब 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तो इनके इस्तीफे दिए जाने की खुशी में ही मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। क्लियर है? तो ये पूरी बात ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी कमेटी जो कि 1937 में हुई उसमें भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो याद रखेंगे कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखिएगा कि संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों के द्वारा काश्तकारी बिल भी पारित किया गया था। यह भी बात ध्यान रखेंगे कि संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों के द्वारा काश्तकारी बिल भी पारित किया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह डिसाइड किया था, उसकी कार्य समिति ने, कि वो युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करा दिया जाए, इस तरह की उसकी मांग थी। यानी यहां पर आपका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। यानी उन्होंने कहा कि यदि आप ये एश्योर करें कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा तब कांग्रेस कार्य समिति आपके युद्ध में इसमें समर्थन करेगी। तो इसलिए प्रश्न संख्या 8 का यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दिया था क्योंकि, मतलब क्या कारण था कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से इस्तीफा दिया? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इस्तीफा दिया गया था ये 22 अक्टूबर 1939 को दिया गया। अब आइए हम लोग कारण देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, इसीलिए इसने 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन कहा जा रहा है कि कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, इसलिए इस्तीफा हुआ। यह भी गलत है। अगला स्टेटमेंट है कि उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, इसलिए कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया। तो यह भी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। यानी आप ये देखेंगे कि यहां पर प्रश्न संख्या 9 में जो तीनों कारण दिए गए कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के, ये तीनों गलत हैं, इसलिए यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा कि ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। अब यह प्रश्न उठेगा कि फिर सही कारण क्या था? तो देखिए अभी आपने देखा कि जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था वो 28 माह का था और उसके बाद उन्होंने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने का जो मूल कारण था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया। इस बात को लेकर असहमति थी और इस आधार पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज करते हुए अपने सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर है? ये मूल कारण था, इसको याद रखेंगे। और जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो इस खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, इस खुशी में कि कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल को इसमें किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो देखिए 1937 में जो संपन्न हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव, उसमें यूपी का मतलब क्या है? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अपने अकेले दम पर सरकार बनाई और इस सरकार में जो वित्त मंत्रालय था, ये वित्त मंत्रालय किसको सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को। किसको? रफी अहमद किदवई को। तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प आंसर करेंगे। क्लियर? अगर हम इसमें अन्य प्रमुख पद की बात कर लें तो अगर पूछा जाए कि इस सरकार में प्रधानमंत्री किसके पास था पद, तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत। यदि पूछा जाए कि कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा कैलाश नाथ काटजू। क्लियर? और वित्त मंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे रफी अहमद किदवई। तो यहां पर जो विकल्प में नाम दिए गए थे आपको, वो भी नाम आपने कोरिलेट कर लिए कि विकल्प ए में जो गोविंद बल्लभ पंत थे, ये इस सरकार में प्रधानमंत्री। विकल्प सी में जो कैलाश नाथ काटजू साहब का नाम लिखा है, ये उस समय कानून और न्याय मंत्री थे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों के संबंधित जो रिपोर्टें आई, उनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो देखिए कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में जो मुस्लिमों को शिकायत से संबंधित रिपोर्टें हैं, उसमें यहां पर अगर पहले सब रिपोर्टों की ईयर को देख लीजिए, पीरपुर रिपोर्ट, तो याद रखिएगा ये पीरपुर रिपोर्ट संबंधित है 1938 से। कब से संबंधित है? 1938 से। अगर हम बात कर लें शरीफ रिपोर्ट की, तो याद रखिएगा ये जो शरीफ रिपोर्ट थी, ये आई थी 1939 में। कब आई थी? 1939 में। और तीसरा दिया गया है मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। अब देखिए ये जो मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट भी 1939 में ही आई थी। कब आई थी? 1939 में। लेकिन अब यहां पर आपको माह के तौर पर अंतर देखना है। जो विकल्प ये दूसरे में जो शरीफ रिपोर्ट है, ये आई थी मार्च 1939 में, और जो तीसरे में लिखा गया है मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये जो रिपोर्ट आई थी, ये आई थी दिसंबर 1939 में। क्लियर है? तो ये दोनों आप अंतर याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल है, इसको फजलुल हक रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अगर फजलुल हक रिपोर्ट भी लिखा रहता तब आप उसको कोरिलेट करते दिसंबर 1939 से। क्लियर है? तो यहां जो आपका सही क्रम बन रहा है वो क्या बन रहा है? पहला, दूसरा और तीसरा, यही आपका सही क्रम बन रहा है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला देखिए, यहां पर यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? तो देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्ष 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें ये अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा था? हरिपुरा। तो याद रखेंगे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस साहब ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो हरिपुरा अधिवेशन 1938 था, इसमें सुभाष चंद्र बोस साहब निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, आपसे पूछा जा रहा है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस साहब ने की, ये किस राज्य में स्थित है? यानी आपसे सीधा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हरिपुरा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा हरिपुरा गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन जो कि 1939 में हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस साहब ने की। ये त्रिपुरी कहां पर है? तो देखिए पहली बात तो इसी प्रश्न में एक प्रश्न छुपा है कि जो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कहां हुआ था? त्रिपुरी में। दूसरा प्रश्न छुपा है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। यानी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी। अब हम लोग इस प्रश्न पर आते हैं कि त्रिपुरी कहां पर है? तो याद रखिएगा त्रिपुरी मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में है। ठीक है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगर मान लीजिए स्टेट पूछ लेता तो आप कहते त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। क्लियर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? अब देखिए इस प्रश्न संख्या 4 में भी कई प्रश्न छुपे हैं और आपसे यह प्रश्न पूछा भी गया है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर यह पद हासिल किया? तो याद रखिएगा पट्टाभी सीतारामैया को। क्लियर है? किसको हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को। और याद रखिएगा पट्टाभी सीतारामैया जो कैंडिडेट थे, ये गांधी जी समर्थित कैंडिडेट थे। क्लियर है? इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता प्राप्त की थी। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको मिल गया। यहां पर आपका प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प सही हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको पराजित करके ये
अध्यक्ष पद हासिल किया था? पट्टाभी सीतारमैया को। इनका नाम भी पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। देखिए, इन्हीं सब बातों को लेकर इसमें इस अधिवेशन में काफी मनमुटाव भी चल रहा था। अगर पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के सपोर्टेड कैंडिडेट थे, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष तौर पर गांधी जी इलेक्शन हार गए थे। तो इस बात को लेकर काफी मनमुटाव चल रहा था। और आप देखेंगे किसी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में एट लास्ट सुभाष चंद्र बोस इससे इस्तीफा दे देते हैं। तो एक प्रश्न यहां पर खड़ा हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र देने के बाद किसने अध्यक्ष पद संभाला? तो याद रखिएगा, अध्यक्ष पद तब संभाला था राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो इतने प्रश्न यहां से बनते हैं। और त्रिपुरी कहां पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। क्लियर है? और यहां से त्यागपत्र देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बना? क्लियर है? तो ये भी प्रश्न अभी मैंने कोरिलेट करा दिया। कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद साहब। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे कि त्रिपुरी अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता प्राप्त की, किसको हरा कर की थी? तो पट्टाभी सीतारमैया साहब को। और जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से, तो उसके बाद अध्यक्ष पद संभाला था राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो देखिए, ये जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था, इसके पश्चात जो सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का जो झगड़ा था, वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर केंद्रित हो गया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए सही हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये टॉपिक कंप्लीट। अगला जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की मांग। यहां पर जो आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप देखिए, यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहां पर आप थोड़ी सी लापरवाही में बिल्कुल आसान प्रश्न गलत कर देते हैं, क्योंकि जितने नाम हैं वो सभी नाम विकल्प में मौजूद रहते हैं। तो देखिए, यहां पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था, जो कि एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। और इन्होंने अपना एक पैम्पलेट जारी किया था, यानी एक पत्र जारी किया था, जिसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था नाउ और नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर। आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर। तो यहां पर ये जो पत्र था, इसी में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। और ये जो पाकिस्तान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, ये 1933 में किया था। क्लियर है? तो इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो देखिए, मुसलमानों के लिए जो पृथक राष्ट्र के विचार का जो प्रवर्तक माना जाता है, वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है मोहम्मद इकबाल को। किसको? मोहम्मद इकबाल को। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार देने वाला प्रवर्तक माना जाता है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार रखा था। क्लियर है? तो अगर पूछा जाएगा कि किसने पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक है, यानी किसने सबसे पहले रखा, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद इकबाल ने 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षीय भाषण में। और अगर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले, तो याद रखिएगा 1933 में चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व, तो याद रखिएगा ये नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि 22 से 24 मार्च 1940 के बीच मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में। और इसी लाहौर के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार आप कहेंगे कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने कहा था? तो याद रखिएगा, सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। तो यहां पर आपका ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत क्यों कहा था?
मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि जिन्ना के जो राष्ट्रवादी विचार थे उस समय और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता कराया था, उसी लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि यह स्टेटमेंट किसका है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो यहां पर सी विकल्प से हो जाएगा। सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। देखिए ये बात नेहरू जी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि मोहम्मद इकबाल ने कहा था उनसे मिलने के दौरान कि आप यानी नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ठीक है, तो यहां पर एक तथ्य और आपको पता चला कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? तो यहां पर देखिए जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? हमने अभी आपसे चर्चा की थी कि 22 से 24 मार्च 1940 के बीच मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और इसी लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 1940। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई, वो अधिवेशन कौन था? तो याद रखिएगा मार्च 1940 में, यानी जो 22 मार्च से 24 मार्च 1940 के बीच लाहौर में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसी में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत किससे संबंधित है? जिन्ना से। और इसको समर्थन कब मिला? तो 1940 के लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, यहां पर पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सही नहीं है? यहां पर आपको जो स्टेटमेंट सही नहीं वो फाइंड आउट करना है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, लिखा है कि वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। तो ये बात सही है। आप तो ये भी बता सकते हैं कि जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मिली थी। अगला करा है कि उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये भी बात सही है, ये अभी आप पढ़ चुके हैं। अगला करा है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ये भी बात सही है। आप जब असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे तो उस समय आपने देखा था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर है? और वो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। तो यहां पर आप ये भी सही है। अगला करा कि वे सदैव डायरी रखते थे। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत होगा। तो इसलिए प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना सदैव डायरी नहीं रखते थे। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ये जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था जिसकी रूपरेखा थी वो किसमें रखी गई थी? इसी लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। तो यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की गई थी? तो याद रखिएगा अगर पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करना पूछेगा तो आपका जवाब होगा सिकंदर हयात खां के द्वारा। क्लियर है? ये फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया था 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ, उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा तैयार की थी वो सिकंदर हयात खां ने की थी। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किसने प्रस्तुत किया था तो याद रखिएगा फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है? कब किया था? एग्जैक्ट डेट भी याद रखिए 23 मार्च 1940 को। यानी 22 मार्च से 24 मार्च 1940 के बीच लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और 23 मार्च को, उसी बीच में 23 मार्च को फजलुल हक ने पाकिस्तान प्रस्ताव को रखा था। और जबकि इसकी रूपरेखा तैयार की थी सिकंदर हयात खान ने। गलत नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा इसमें सपोर्ट किया था किसने? खली कुज्जमा ने इसमें सहयोग किया था। क्लियर? तो ये तीनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? तो देखिए मुस्लिमों के लिए जो पृथक देश का पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी वो हुई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। और जिसमें अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? इकबाल ने। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि जो पृथक राष्ट्र पर विचार का प्रवर्तक माना जाता है वो किसको? मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में 1930 में जो कि मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात कही थी। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए वहां पर मैंने कोरिलेट कराया था और ये प्रश्न के फॉर्मेट में आपको यहां पर सपोर्ट कर रहा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि नाउ और नेवर ये जो पैम्पलेट है ये किससे संबंधित है? तो याद करिए प्रश्न संख्या 1 का एक्सप्लेनेशन। मैंने आपसे कहा था
कि जो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ ये 1933 में चौधरी रहमत अली ने किया था। और ये जो चौधरी रहमत अली थे ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और उन्होंने एक पत्र जारी किया था, यानी एक पैम्पलेट था जिसका शीर्षक क्या था, नाउ और नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर। ये पूरा पैम्पलेट का शीर्षक था। तो ये पूछा जा रहा है कि ये नाउ और नेवर जो पैम्पलेट है ये किसने लिखा था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने। तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प से। यहां पर एक बात याद रखिएगा, कई बार आप लोग ट्रिक बनाकर चौधरी नाम याद रखते हैं कि चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन में चौधरी शब्द हटा दिया, रहमत अली नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि वह तिथि कौन सी थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो याद रखिएगा अगर हम पाकिस्तान दिवस की बात करें तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। कब मनाया गया था, 23 मार्च 1943 को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अब देखिए 23 मार्च क्यों डिसाइड किया गया पाकिस्तान दिवस के लिए, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों की ये चर्चा हुई थी कि 22 से 24 मार्च 1940 के बीच मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था और मैंने अभी आपसे कहा था कि 23 मार्च 1940 को फजलुल हक के द्वारा इस पाकिस्तान प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और ये पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और ये कब पारित हुआ, 23 मार्च 1940 को। इसी की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। अब स्पष्ट हो गया कि 23 मार्च की तिथि क्यों ली गई थी। तो याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। यहां से अगली क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा। आज की क्लास यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।